बंद करो, बंद करो, बंद करो, प्राइवेटाइजेशन बंद करो, बंद करो, बंद करो, इलेक्ट्रिसिटी बिल 2025 को वापस लो, वापस लो, वापस लो, इलेक्ट्रिसिटी बिल 2025 को वापस लो, वापस लो, आरएसएस की जागीर नहीं है, हिंदुस्तान हमारा, आरएसएस की जागीर नहीं है। देश भर में बंद फैक्ट्रियां, सड़कों पर उतरे मजदूर, बैंकों के बाहर ताले, किसान संगठनों के झंडे और संसद परिसर में विरोध। हर जगह सिर्फ एक ही नारे, मजदूर विरोधी कानून वापस लो, देश को बेचना बंद करो। देश आज एक ऐतिहासिक आंदोलन का गवाह बना। 4 नए श्रम संहिताओं और भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और दर्जनों किसान व कर्मचारी संगठनों के आह्वान पर देशव्यापी हड़ताल हुई। इस हड़ताल में लगभग 30 करोड़ मजदूरों के शामिल होने का दावा किया गया। यह संख्या पहले हुई बड़े हड़तालों से भी ज्यादा है। इस हड़ताल पर आगे भी बात होगी, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी खबरों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमस्कार, दानिश अनवर मेरा नाम है और आप द लेंस देख रहे हैं। देशव्यापी हड़ताल पर ट्रेड यूनियनों और संगठनों का दावा है कि करीब 600 जिलों में कार्य और सेवाओं पर असर पड़ा, जिससे बैंकिंग, परिवहन, पब्लिक सर्विसेज और उद्योगों की गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं। कई सेक्टरों जैसे बैंक, परिवहन, सरकारी कार्यालयों में कामकाज बाधित रही और कुछ उद्योगों में उत्पादन भी रोक दिया गया और धीमा हो गया। आज की हड़ताल व्यापक रूप से प्रभावी रही और लाखों कर्मचारियों और मजदूरों के शामिल होने के साथ उत्पादन और सेवाओं पर इसका असर दिखा। ट्रेड यूनियनों का दावा है कि करीब 30 करोड़ मजदूर, कर्मचारी और किसान इस आंदोलन में शामिल हुए, यानी देश की मेहनत का आबादी का एक बड़ा हिस्सा आज सड़कों पर था। यह सिर्फ हड़ताल नहीं बल्कि सरकार की नीतियों के खिलाफ सीधी चुनौती है। देश के औद्योगिक इलाकों, सार्वजनिक उपक्रमों, परिवहन, बैंकिंग और खनन क्षेत्रों में कामकाज प्रभावित रहा। संयुक्त ट्रेड यूनियन मंच के मुताबिक यह हड़ताल ऐसे समय में हो रही है जब केंद्र सरकार ने 4 श्रम संहिताओं और उनके नियमों को अधिसूचित कर श्रमिक आंदोलन को कमजोर करने की दिशा में निर्णायक कदम उठाया है। यह आंदोलन संसद तक भी पहुंचा। गुरुवार को लोकसभा में कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। स्पीकर की कुर्सी पर बैठे कृष्ण प्रसाद तेनेटी ने प्रश्नकाल आरंभ किया, लेकिन विपक्षी सांसद नारे लगाते हुए वेल में पहुंच गए। कांग्रेस सांसद प्रभा मल्लिकार्जुन ने पूरक सवाल पूछा, जिसका जवाब ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने दिया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद तेनेटी ने प्रश्नकाल आरंभ किया, लेकिन विपक्षी सांसद नारे लगाते हुए वेल में पहुंच गए। तेनेटी ने विपक्ष से अपील की कि नारेबाजी बंद करें और सदन को चलने दें। इसी दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मकर द्वार की सीढ़ियों पर अन्य सांसदों के साथ प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की आपकी महिला सांसद ने सवाल किया है, क्या आप नहीं चाहते कि महिला सदस्य अपना सवाल पूछें और उसका जवाब सदन में दिया जाए? विपक्षी सांसदों ने ट्रैप डील लिखा बैनर और नरेंद्र सरेंडर वाले पोस्टर दिखाए। नारे लगे, देश को बेचना बंद करो। जब हंगामा नहीं थमा तो लोकसभा को 12 बजे तक स्थगित कर दिया गया। इसके बाद बाहर आकर विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया। दरअसल सरकार ने 29 पुराने श्रम कानूनों की जगह 4 नए लेबर कोड यानी कि श्रम संहिता बनाई है। वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दिशाएं संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020। सरकार का दावा है कि इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा, लेकिन संयुक्त ट्रेड यूनियन मंच का आरोप है कि इन्हें बिना पर्याप्त संसदीय बहस के पारित किया गया है। हितधारकों से समुचित परामर्श नहीं हुआ है, भारतीय श्रम सम्मेलन नहीं बुलाया गया है। कोविड महामारी के दौरान विरोध प्रदर्शनों पर रोक के समय कानून जबरन पारित किए गए। संगठनों का कहना है कि ये कानून सामूहिक सौदेबाजी खत्म करेंगे, हड़ताल के अधिकार को सीमित करेंगे। लगभग 70% कारखानों को श्रम कानूनों के दायरे से बाहर कर दिया जाएगा। मजदूरों को उद्योगपतियों की दया पर निर्भर रहना होगा। व्यावसायिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और वेतन सुरक्षा को कमजोर किया जाएगा। इन 4 कोड में जिन 29 कानूनों को समाहित किया गया है उनमें प्रमुख है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926, फैक्ट्री अधिनियम 1948, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, बोनस भुगतान अधिनियम 1965, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972, ठेका श्रम अधिनियम 1970, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स अधिनियम 1979, भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 और अन्य मिलाकर कुल 29 ऐसे कानून थे जिसे हटाकर ये 4 नए लेबर कोड लागू किए जा रहे हैं। श्रम कानून के तहत अलग अलग विषयों पर अलग अलग कानून होते हैं। मजदूरों को विशेष अधिकार और सुरक्षा मिलती है। वहीं श्रम संहिता कई कानूनों को मिलाकर एक ढांचा है। सरकार कहती है यह सरलीकरण किया गया है। यूनियन का कहना है कि संहिता अधिकारों का केंद्रीकरण और कटौती है। मजदूर संगठनों का आरोप है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर ईज ऑफ फायरिंग लागू किया जा रहा है।
श्रम संहिता के अलावा संयुक्त मंच का आरोप है कि हालिया भारत अमेरिका आर्थिक समझौता देश की आर्थिक संप्रभुता के साथ विश्वासघात है। उनके मुताबिक भारत ने अमेरिकी दबाव में आर्थिक हित गिरवी रखे हैं। अमेरिकी उत्पादों को टैक्स फ्री एंट्री दी जा रही है। भारतीय उत्पादों पर शुल्क बढ़ाने का अधिकार अमेरिका को होगा और भारतीय बाजार अमेरिकी कंपनियों के लिए खोल दिए गए हैं। ट्रेड यूनियंस का कहना है कि इसका सीधा असर मजदूरों की मजदूरी पर होगा, किसानों की फसलों पर होगा और घरेलू उद्योग पर पड़ेगा। संयुक्त ट्रेड यूनियन मंच के संयोजक और ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉय एसोसिएशन के अध्यक्ष धर्मराज महापात्रा का कहना है कि यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक मेहनतकश वर्ग की पूर्ण विजय नहीं हो जाती। देखिए, आज पूरे देश में हिंदुस्तान के मजदूरों, किसानों की अभूतपूर्व एकता के साथ एक अभूतपूर्व हड़ताल हुई है और अब तक जो जानकारी मिली है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि 30 से 35 करोड़ लोग इस हड़ताल में शामिल थे और ये आज़ाद भारत के इतिहास की सबसे बड़ी हड़ताल थी। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि केवल मजदूरों ने हड़ताल नहीं किया, संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में देश को चलाने वाले मजदूर और किसान एकजुट हुए, सड़कों पर उतरे और अनेक स्थानों पर हजारों की संख्या में किसान इस आंदोलन के साथ जो है सड़कों पर उतरे। और ये जो मजदूरों किसानों की अभूतपूर्व एकता के जरिए आज की ये जो हड़ताल है, देश के शासक वर्ग को, देश की सत्ताधारी राजनीतिक पार्टी को इसके संदेश को समझना होगा कि भारत का मजदूर और किसान, मेहनत करके जीवन जीने वाला व्यक्ति, श्रम संहिता के नाम पर 29 जो श्रम कानून थे उसे उन्होंने 4 लेबर कोड में तब्दील करके जो थोपने का रास्ता चुना है, उसे भारत का मजदूर किसान किसी रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। और इसीलिए मोदी सरकार से ये जो मांग है, आज की जो आवाज़ है, जिनके लिए आप अगर ये कानून बना रहे हो, जैसा किसानों ने ये कहा, आपने कहा वो किसानों की आज़ादी का कानून है, लेकिन किसानों को ये मालूम था आज़ादी का नहीं, किसानों की गुलामी का कानून था। किसान लड़े और अंततः सरकार को झुकना पड़ा, वो कानून आपने वापस लिया। आज आप कह रहे हो कि ये देश के मजदूरों की बेहतरी का कानून है। हकीकत ये है, ये देश के मजदूरों के लिए गुलामी का दस्तावेज है और जब मजदूर ये मांग कर रहे हैं तो इस सरकार को पीछे हटना पड़ेगा, ये श्रम संहिता वापस लेनी होगी। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है, देश के अंदर भारत ने 78 साल की आज़ादी के अंदर जो भी प्रगति की, उसमें सबसे बड़ी अगर भूमिका और अगुआ भूमिका अगर किसी की है, वो देश के सार्वजनिक संस्थानों की है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया केवल एक उदाहरण, 5 करोड़ की से बना था LIC, आज 57.23 लाख करोड़ रुपए का एसेट है LIC का। भारत के अंदर जो भी आज विकास हुआ उसमें 38 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का अगर किसी ने मदद किया, निवेश किया अधोसंरचना में, वो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सरकार जो बाजार से कर्ज लेती है, उस कर्ज का 25% अगर कोई उपलब्ध कराता है, वो है LIC। जब देश में शेयर बाजार भूचाल में आता है, संकट पैदा होता है, IDBI दिवालिया होती है, सत्यम दिवालिया होता है, तब जो है उस समय उसको बचाने के लिए अगर कोई निवेश करता है, वो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगर आप इंश्योरेंस के अंदर 100% FDI अलाउ कर रहे हो, ये देश विरोधी फैसला है। अगर आप LIC को निजीकृत करने की बात कर रहे हो, इसका मतलब है देश के बीमा धारकों का जो घरेलू बचत है, जिसका उपयोग आप देश के विकास के लिए कर रहे हो, उस पर अगर देशी विदेशी पूंजी का नियंत्रण अगर आप सौंप दोगे तो देश की आर्थिक राजनीतिक संप्रभुता की आप हिफाजत नहीं कर पाओगे। इस रोशनी में पब्लिक सेक्टर बैंक हो, LIC हो, जेल इंश्योरेंस की पब्लिक सेक्टर कंपनियां हो, या सेल हो, भेल हो, कोल हो, इस पर अगर सरकार का नियंत्रण नहीं होगा तो इकोनॉमी पर, अगर अर्थव्यवस्था चलाने वाला जो बुनियादी तंत्र है, अगर उस पर नियंत्रण नहीं होगा तो देश की आर्थिक संप्रभुता की हिफाजत संभव नहीं है। इसलिए ये जो मांग है कि डिसइन्वेस्टमेंट की मुहिम बंद होनी चाहिए, पब्लिक सेक्टर के प्राइवेटाइजेशन और नीलामी की मुहिम बंद होनी चाहिए। आज के इस आंदोलन के जरिए मजदूरों ने यह संदेश दिया कि इस लड़ाई को जो है अगर सरकार अनसुना करेगी तो देश का मजदूर वर्ग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। तीसरी जो सबसे अहम बात है, भारत एक युवा आबादी वाला देश है, लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात है कि एक युवा आबादी वाले देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का दंश नौजवानों को भोगना पड़ रहा है। कारण क्या है? LIC में रिक्रूटमेंट नहीं है, बैंकों में रिक्रूटमेंट नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स में रिक्रूटमेंट नहीं है, पब्लिक सेक्टर में रिक्रूटमेंट नहीं है, रेलवे में रिक्रूटमेंट नहीं है, यहाँ तक कि फौज में रिक्रूटमेंट नहीं है। और आप जो है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की नीति ला रहे हो, आप हायर एंड फायर की नीति ला रहे हो, आप ठेकाकरण को बढ़ावा दे रहे हो, आउटसोर्सिंग को बढ़ावा दे रहे हो, देश के बेरोजगार नौजवान जो देश की रीढ़ है उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। तो इसीलिए ये जो मांग है कि जहां भी रिक्तियां हैं, नौजवानों को रोजगार का अवसर मिले, रिक्रूटमेंट तत्काल प्रारंभ हो, आज की हड़ताल की ये बहुत मुखर मांग के रूप में ये अभिव्यक्ति जो है सामने आई। चौथी जो सबसे बड़ी बात है, इस देश के किसान
जो देश के अन्नदाता हैं उनको गुलाम बनाने के लिए उनके आपने जो बीज विधेयक 2025 पेश किया वो वापस लिया जाना चाहिए। बिजली के क्षेत्र को भी आप जो है पूरी तौर पर निजी पूंजी के हवाले करने के लिए बिजली कानून संशोधन विधेयक आप जो 2025 लेके आए हो वो बिजली क्षेत्र को पूरी तौर पर बर्बाद कर देगा और देश को अंधेरे युग में ले जाएगा, वो वापस लिया जाना चाहिए। अमेरिका के साथ जो आपने ट्रेड डील किया वो देश के किसानों के बर्बादी का डील है। यूरोपियन यूनियन के साथ आप जो ट्रेड डील कर रहे हो वो देश के हमारे देश के घरेलू जो बाजार है उस बाजार और घरेलू जो उत्पादक है उसको बर्बाद करने का कदम है। इसको वापस लेने की मांग को लेकर जो मुखर अभिव्यक्ति हुई है, अगर विदेशों से सामान आएगा और हमारे देश का किसान अपना उत्पाद कहाँ बेचेगा? उनके सामानों पर 0% टैरिफ और हमारे सामान जो निर्यात होगा उसका 18% टैरिफ। ये जो है और ये दावा कि हमने जो है ट्रंप को झुका दिया, हकीकत ये है कि आपने ट्रंप को झुकाया नहीं, ट्रंप ने आपको लिटा दिया। और आपको नहीं लिटाया, देश की आम जनता, देश के किसानों और मजदूरों को लिटा दिया। और ये देश की आज़ादी के साथ समझौता है। तो देश के मजदूर और किसानों ने ये ऐलान किया हम देश बनाते हैं, और आज हम सड़कों पर उतर कर ये कह रहे हैं हमारे देश को कॉरपोरेट के देश या विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के देश में तब्दील करने की मुहिम को हम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। इस एक दिन की हड़ताल का आर्थिक असर भी पड़ा है। स्टील सेक्टर में करीब 1000 से 1500 करोड़ रुपए, पावर सेक्टर में करीब 1000 से 2000 करोड़ रुपए, बैंकिंग सेक्टर में करीब 500 करोड़ रुपए, खनन और परिवहन में करीब 2000 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ है। वहीं अन्य उद्योगों में जाएं तो कुल मिलाकर 2000 करोड़ रुपए का प्रभाव पड़ा है। इस तरह करीब 8 से 10,000 करोड़ रुपए का कारोबार इस एक दिन की हड़ताल से देश में पड़ा है। 30 करोड़ लोगों की भागीदारी का दावा करने वाला यह आंदोलन सरकार के लिए गंभीर राजनीतिक और आर्थिक संकेत है। एक और सरकार इसे श्रम क्षेत्र में बड़ा सुधार बता रही है तो दूसरी ओर मजदूर संगठन इससे अधिकारों में कटौती मान रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार और ट्रेड यूनियंस के बीच बातचीत से कोई समाधान निकलता है या यह टकराव आगे भी जारी रहेगा। इस आंदोलन के बाद सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक दिन की हड़ताल ही रहेगी या आने वाले समय में किसान आंदोलन की तरह यह कोई बड़ा मजदूर आंदोलन बनेगा, जिसके बाद सरकार को कानून वापस लेना होगा। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ।